वो है फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में जो मैंने कल आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद अब हम कवर करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन विल गो विद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन विल गो विद इरेशनल नंबर्स एंड देन विल गो विद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो नंबर सिस्टम के बारे में कल मैंने आपको सारे नंबर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। अब रियल नंबर्स इज नथिंग बट कंप्राइजिंग ऑफ दिस होल सिस्टम। ये सारे सिस्टम को जो कंप्राइज करते हैं उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये इमेजिनरी नंबर्स हम ग्रेड 11 में पढ़ेंगे, इनके बारे में और स्टडी करेंगे हम ग्रेड 11 के अंदर। ये नंबर्स कैसे दिखते हैं, अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसा सोच सकते हो, जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स का क्या वैल्यू होगा जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स का वैल्यू जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो 2 होगा या -2 होगा ना, -2। ठीक है, सो ये x इक्वल टू 2 एंड -2 दीज आर इंटीजर्स आई कैन से, है ना, ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2। अब ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, जो कि अंदर प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ये इरेशनल, तो ये सॉल्यूशन कैसे नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स आ गए मेरे पास। अब इमेजिनरी नंबर्स मुझे सॉल्यूशन में कब मिलेगा, जब मैं मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब किसी नंबर का स्क्वायर -1 तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रियल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिसके लिए मुझे स्क्वायर -1 मिलता है। ठीक है, तो मैं एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करूंगा इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज आयोटा। ठीक है, ये सारा 11th ग्रेड में है। फॉर योर जस्ट ब्रीफिंग आई एम गिविंग यू एन आइडिया। ओके, चलें आगे। सर ये चैप्टर का नाम क्या था, भूल गया। कौन सा बेटा? फर्स्ट चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं 10th का, हाँ, रियल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाया था। लेट्स मूव इट नेक्स्ट। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, आपको हर एक चीज जो जो इंपॉर्टेंट लगती है सारी नोट डाउन करनी है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो नंबर्स a और b है, ठीक है, उनके लिए कुछ एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, q और r एग्जिस्ट करेगा, सेटिस्फाइंग कंडीशन a इक्वल्स टू bq प्लस r such that r is less than b greater than or equal to 0। अब मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ, डेफिनेशन अगर आपको इतना क्लियर नहीं है तो हम क्या बोलना चाहते हैं, किसी भी दो नंबर्स को, जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर मैंने दे दिए, एक दे दिया 10 और एक दे दिया 3, तो दो नंबर्स को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जब मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a एक नंबर है, b एक दूसरा नंबर है, q क्या है यहाँ पे, क्वोशिएंट। ठीक है, q क्या है आपका, क्वोशिएंट, और r क्या है आपका, रिमाइंडर। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे 10 और 3 की बात की, तो क्या मैं 10 को 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 विल बी 3 टाइम्स 3 प्लस 1। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन आपके सामने दिखी हुई है, दिस इज 0 लेस देन r, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b, का मतलब क्या है, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर्स 4 और 19 है, तो क्या मैं 19 को लिख सकता हूँ 4 के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 19 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, आप मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सर क्या कभी r b से बड़ा हो सकता है? कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। एक सेकेंड, विवेक सर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ विवेक सर। सर एक यूजर करके आ रहा है, यूजर आईडी करके आ रही है इसमें। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आपको अपना नाम सेव उस तरीके से करना है ताकि हम एज अ स्टूडेंट आपको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, एक यूजर करके है, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। कौन है यूजर? सर अभी नहीं दिख रही है, मुझे लगता है यूजर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यूजर करके आ रही है सर, अभी आ डेमो रही क्लास अटेंड है। करने आया था, ठीक है ना।
चलिए ओके ओके सर। हाँ सर, चलिए लेट्स कंटिन्यू नाउ। अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करता हूँ 5 और 23, ठीक है ना, तो 23 को क्या मैं 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, सो 23 कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग, सो 5 into 4, ठीक है, 23 कैन बी रिटन एज 5 into 4 plus 3, ठीक है। तो आप किसी भी दो नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ और भी लिखना है तो मैं देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई दो नंबर दे दिए गए 17 और 5, ठीक है। आप सब अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है। जब अगर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ बाकी बच्चों को भी सुनाई देगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो नंबर्स है 17 और 5, सो कैन आई राइट 17 in terms of 5? Yes, I can. So I can write 17 as 5 into 3 plus 2, ठीक है। तो यूक्लिड ने ये बोला, so this is EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड ने ये बोला कोई भी दो नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, a equal to bq plus r, ठीक है। जहाँ पे ये वाली चीज कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस डज नॉट मैटर। क्यों? ये क्वोशंट है, ठीक है। जो हमारे काम की चीज है वो रिमाइंडर है और वो डिवाइजर है और ये एक नंबर है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। हृदय हैज अ क्वेश्चन टू आस्क। हाँ हृदय। सर ये लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा इज अ स्टेटमेंट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। इसको हम मतलब एक्सियम? एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हाँ, एक्सियम की तरह आप बोल सकते हो, लेकिन एक्सियम्स और ये सब चीज हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। लेमा इज अ स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन यूज्ड इन अलजेब्रा नाउ, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट फटाफट, तो फिर हम आगे चलेंगे। आर्ची हैज अ डाउट टू आस्क। आगम हैज अ डाउट। वेट 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 वन सेकंड। आगम आस्क। सर इसमें ए और बी है, तो मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो ए की पोजीशन पे आएगा और जो छोटा होगा वो बी की पोजीशन में आएगा। यस बेटा, जो बड़ा नंबर होगा उसको हम छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या? राहिल हैज अ डाउट। हाँ राहिल। सर जो आपने सेकंड एग्जांपल लिखा है हम्म, उसके अंदर 19 इज इक्वल टू 4 into 4 plus 1। +3 होना चाहिए। यस 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 करेक्ट, इसमें +3 आएगा आपको। एक सेकंड मैं इधर ही करेक्ट कर लेता हूँ इसको। थैंक यू सर। यस बेटा। ठीक है, चलिए शुड वी मूव ऑन नाउ? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स मूव ऑन। Yes, sir. अब Yes, फर्स्ट sir. एप्लीकेशन के पास आ जाते हैं हम, ठीक है, जो हमारा EDL का फर्स्ट एप्लीकेशन है। दिख रहा है आपको फर्स्ट एप्लीकेशन? Yes, sir. Okay, now let's see the first application. Euclid's division lemma. अब हम पढ़ने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज नथिंग बट सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच वी फॉलो टू अचीव अ सर्टेन टास्क और टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज नथिंग बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम बार बार लगाएंगे ताकि हम एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर पाए। अब ये टास्क क्या है? सी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, अगर उसको मैं बहुत सारे स्टेप्स में, एक सेकंड राहिल, क्या क्वेश्चन है राहिल? सॉरी सर, मैं है ना नीचे करना भूल गया था। ठीक है, तो अब हम क्या बता रहे हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज नथिंग बट सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप बार बार फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि आप एक टास्क कंप्लीट कर पाए। अब हमारा यहाँ पे टास्क क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम दो नंबर्स के बीच में HCF निकाल पाए। किसी भी दो नंबर्स का HCF अगर आपको निकालना है तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं बार बार उसको लगाने के बाद। अब कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो मुझे दो नंबर्स है 455 और 42, इनका HCF निकालना है।
तो हमने अपने प्रीवियस ग्रिड्स में HCF कैसे निकाला है? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला है। कैसे निकाला है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब अगर मुझे HCF निकालना है इसका, तो मैं नई मेथड क्या यूज करने वाला हूँ? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करने वाला हूँ। अच्छा, ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या हम खुश नहीं थे? ऐसा नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये जो मेथड है इसमें टाइम कम लगेगा और आंसर जल्दी आपके पास आ जाएगा, इसीलिए हम इस मेथड को पढ़ रहे हैं। नाउ सी, इफ आई हैव टू नंबर्स जिनका मुझे HCF निकालना है, लेट्स से टू नंबर्स आर 455 एंड 42, तो मैं क्या करता हूँ? 455 को लिख सकता हूँ 42 टाइम्स 10 प्लस 35। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा? सी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया मैंने, फर्स्ट स्टेप में EDL लगाया। ठीक है, EDL लगाने के लिए पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है दो नंबर्स में बड़ा कौन सा है। तो एक 455 और 42 है, तो मुझे पता चल गया 455 42 से बड़ा है, तो 455 को मैं 42 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये पहली बार मैंने EDL लगा दिया है। ठीक है, अब मैं क्या चेक करता हूँ? अगर मेरा रिमाइंडर नॉन जीरो है तो मैं EDL वापस से लगाता हूँ। अगर मेरा रिमाइंडर जीरो है, प्लीज नोट, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो है तो मैं EDL नहीं लगाऊंगा वापस से, लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर नॉन जीरो है तो मैं EDL वापस से लगाऊंगा। अब मेरा अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो EDL में नेक्स्ट स्टेप में किस पे लगाऊंगा? अब डिवाइजर और रिमाइंडर पे EDL लगाऊंगा। किस पे लगाऊंगा? डिवाइजर एंड रिमाइंडर पे। जैसे 455 को मैंने लिखा 42 into 10 plus 35, so 42 and 35 are the numbers on which EDL will be applied in the next stage. तो next stage में हमने 42 और 35 पे EDL लगा दिया। फिर से EDL लगाने पे क्या हुआ? 42 को मैंने लिखा 35 into 1 plus 7, तो अब मेरे पास जो डिवाइजर है वो 35 है और रिमाइंडर क्या है? 7 है। तो फिर मैंने क्या किया? 35 को लिखा 7 into 5 plus 0। तो जिस स्टेप में मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, मैं उस स्टेप में स्टॉप कर देता हूँ। जैसे मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, आई विल स्टॉप। एंड द डिवाइजर ऑब्टेन्ड एट द लास्ट स्टेज, जो मुझे लास्ट स्टेज में डिवाइजर मिलेगा वो मेरा रिक्वायर्ड HCF है। सबको क्लियर पता चल रहा है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये जो मैंने अभी आपको बोला, दीज आर सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का HCF 7 है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने की कोशिश करोगे तो भी आपको 7 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इससे हमको एक और चीज समझ में आई। क्या समझ में आई? इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, ऐसा क्यों होता है। ये हमने जो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो किया, तो मुझे कैसे पता कि इससे मुझे हमेशा HCF मिला? व्हाट, हाउ कैन आई प्रूव दैट? वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, इससे दो चीजें हम समझ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पहली क्या समझ रहे हैं कि ये मुझे समझ आ गया कि 455 और 42 का HCF 7 है। मुझे एक सर और अभी चीज समझ इसको थोड़ी देर होल्ड करना सर, कॉपी करना है थोड़ा। हाँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पहले आप समझ लो। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ठीक है, ओके दूसरी एक सर, चीज मैं क्या बता रहा हूँ, 455 और 42 का HCF 7 है। EDL हमने सॉल्व किया, हमको मिला। लेकिन अगर मैं फर्स्ट लाइन को भूल जाता हूँ, मान लो फर्स्ट लाइन लिखी ही नहीं है, क्वेश्चन मैंने शुरू किया सेकंड लाइन से, तो मुझे यहाँ से क्या पता चला? 42 और 35 का HCF भी 7 है। ठीक है, मान लो आपको दो नंबर दिए 42 और 35, तो आप यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। व्हाट माय पॉइंट? सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन में स्टेप था ही नहीं, मैं सिर्फ लास्ट स्टेप को देखता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि 35 और 7 का HCF भी 7 है? तो EDL के हर स्टेप में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम IMO एग्जाम्स लिखते हैं उनमें ये सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 455 और 42 का HCF भी 7 है, 42 और 35 का HCF भी 7 है। तो EDL के जितने भी आप स्टेप्स लिखेंगे, EDL के मान लो आपके 10 स्टेप है, तो हर स्टेप का HCF, हर स्टेप में जो दो नंबर्स आपने यूज किए उसका HCF हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, यू कैन राइट दिस डाउन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा EDL के, जो मैंने डिक्टेट किए थे वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? सर 2 मिनट। आगम की क्वेश्चन है, आगम। सर वो बायो का कुछ मतलब राज सर भी लेने वाले क्या हमारा बायो?
हाँ, अभी इनिशियल डेज में क्या होगा, दोनों टीचर्स आपकी क्लासेस लेंगे। उसके बाद आप मुझे फीडबैक भी देना कि सर किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो इफ़ यू वांट एक ही टीचर पढ़ाएगा, एंड इफ़ यू वांट दोनों टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके सर। और सर ये जो आपने लास्ट में समझाया ना, ये ईडीएल वाला कि ये जो आपने लास्ट में बोला वो थोड़ा सा बाउंसर गया, आप एक बार फिर से समझा सकते हो? मैं समझाता हूँ, पहले ये आप लिख लो, स्टेप्स भी मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं ये वापस से आपको एक चीज़ समझाऊंगा पूरी, ठीक है? यशवी, सब पता चल रहा है आपको? यशवी, यस सर। सब पता चल रहा है ना बेटा? हाँ सर। ओके। हरीश, सब पता चल रहा है? यस सर। गर्व, सब पता चल रहा है? यस सर। देखो, अब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो तो तुमको पकड़ नहीं सकता मैं, अच्छे से पढ़ो तुम। हाँ हाँ सर। उषा, सब पता चल रहा है आपको? उषा, यस सर। चलिए, शुड वी मूव ऑन नाउ? लेट्स सी नेक्स्ट। अब ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, सी टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जो मैं आपको बोल रहा था। लेट्स से सी एंड डी, दो नंबर्स है मेरे पास सी और डी, उनका मुझे एचसीएफ ढूंढना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, कौन सा बड़ा है वो आइडेंटिफाई कर लूंगा, ठीक है? सो वेयर सी इज ग्रेटर देन डी इज गिवन टू यू, ठीक है? नाउ फॉलो द स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ईडीएल लगाना है सी और डी के ऊपर, सो दैट आपको होल नंबर्स, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, हमने क्या किया, सी और डी के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, ठीक है? अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होगा स्टेप में, दैट इज डी, आपका एचसीएफ बन जाएगा। नहीं तो आपको ईडीएल वापस से लगाना पड़ेगा। अब किस पे लगाएंगे आप? डिवाइजर ऑफ द फर्स्ट स्टेप और रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट स्टेप पे आप ईडीएल लगाएंगे, ठीक है? और यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे, कहाँ तक? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है? इसको पूरा आप लिख लो फटाफट स्टेप्स को भी। आरची, सब पता चल रहा है आपको? यस सर। हेतल, आपको पता चल रहा है सब कुछ? यस सर। अक्षत, हाँ सर। और सर हेलो हाँ बेटा। सर, मतलब ये हम प्रोसेस में जितने भी नंबर्स लेंगे उन सबका एचसीएफ वो ही आएगा जो सबसे लास्ट में हमारा आंसर आया। लॉजिकल है ये सब चीजें, मैं बता रहा हूँ ना आपको क्यों ऐसा हो रहा है। आगे चलते हैं। ये लिख लिया आपने सब कुछ? यस सर। सबने लिख लिया है ना? यस सर। Then we'll move to the next now. नो See, सर, नो सर। हाँ, नहीं सर। वेट अ मिनट, हाँ। सर लिख दिया। नहीं लिखा। मंसूर, सब पता चल रहा है ना आपको? यस सर। अच्छा लग रहा है तुमको पढ़ने में? यस सर। ठीक है, आज के क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है? वो होमवर्क भी आप लोग कर लेना, फिर कल हम और आगे चलेंगे इसके बाद। अरे सर, आप तो बोल रहे थे उस दिन ऑल्टरनेट डे क्लास होगी।
हाँ ऑल्टरनेट प्लान कर रहे थे, लेकिन हो क्या रहा है, जो नंबर टाइम लिमिट है इसके अंदर जो चीज़ें हम कवर करना चाहते हैं बहुत कम कवर हो रहा है। ठीक है, तो अभी रेगुलरली लगा रहे हैं, आगे चल के ऑल्टरनेट कर देंगे। क्यों, तुम्हारा कहीं बिजी हो तुम? नहीं सर, दोपहर को सोने का टाइम सोना। अच्छा 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 वेरी बैड। बेटा, हम अपनी नींद छोड़ के तुमको पढ़ा रहे हैं इतने अच्छे से, और तुमको सोना है। तो अच्छे से सोना, यार तुम बस के लेट एक मिनट का 100 रुपये लगता है। हाँ हाँ, चले अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ यस नेक्स्ट, अब ईडीएल देखो, अब क्वेश्चन आपके सामने है। यू सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार यही पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना आप। अब बोला क्या है, यूज ईडीएल टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स व्हिच आर गिवन टू यू। ये दो नंबर्स आपको दिए हैं, आपको इसका एचसीएफ ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स में पहले आइडेंटिफाई करेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। सो 12576 इज अ ग्रेटर नंबर। सो 12576 को मैं लिख सकता हूँ 4052 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये 2 टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि 26, मान लीजिए 27 एक नंबर है। ठीक है, तो 27 को मैं 6 into 3 + 9 नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? 27 को हमको हमेशा 6 into 4 + 3 ही लिखना होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो हमेशा 6 से छोटा ही होगा। 6 से बड़ा होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर 6 या 6 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे हमको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि अगर आपका डिवाइजर कभी भी 5 है तो रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 या 4 हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ रिमाइंडर। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो 4052 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर 420 बचेगा आपके पास। अब हमने क्या बोला था आपको, अब हमने आपको यही बोला था कि divisor and remainder, that will be the two numbers which will be again used as an EDL। EDL आप इन दोनों पे वापस से लगाएंगे, तो 4052 को क्या लिख सकते हैं, 420 into something plus something, 420 into 9 plus 272। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने EDL किसके ऊपर लगाया है, मैंने EDL लगाया है 12576 के ऊपर और 4052 के ऊपर। ठीक है, लास्ट 9 मिनट्स है हमारी क्लास के। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 4052, और अब 4052 पे तो आपने लगा दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमने ईडीएल लगाया वो किस पे लगाया है, 4052 और 420 पे लगाया है। फिर हमने क्या किया, 420 को लिखा 272 into 1 + 148 इज द रिमाइंडर नाउ। ठीक है, आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यस बहुत सिंपल है। 12576 और 4052 को अगर मैं दो नंबर्स को मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिखना चाहता हूँ, तो 4052 की टेबल कितनी बार 12576 पे जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जा सकती है। तो 3 बार टेबल चली गई, क्योंकि 4052 को अगर मैं 4 बार लेके जाऊंगा तो 4 2 8, 5 4 20, 2 and 16, तो 16,000 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो मेरे 12,000 है। ठीक है, तो 4052 into 3 ही होगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, मैंने आपको ये बताया था कि हम ईडीएल वापस से कहाँ लगाने वाले हैं, हम ईडीएल वापस से डिवाइजर और रिमाइंडर पे लगाएंगे। तो अब आपका डिवाइजर 420 था और रिमाइंडर 272 था, तो 420 और 272 पे ईडीएल वापस से लगाया आपने। ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 272 और 148 पे ईडीएल लगाया। ये दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। यस सर। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, मेरे पास 148 और 124 डिवाइसेस है, तो 148 और 124 को मैंने फिर से ईडीएल लगाया, फिर 124 और 24 पे वापस से लगाया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या हुआ, देखो अब बचा क्या, 24 और 4 बचा मेरे पास। तो अब 24 और 4 पे जब मैंने ईडीएल लगाया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। इज इट क्लियर? तो जो डिवाइजर होगा, सी यहाँ तक बच्चे सब 90% स्टूडेंट्स यहाँ तक सही कर देते हैं, इसके बाद रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग क्यों हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा एचसीएफ 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ 6 नहीं होगा, आपका एचसीएफ 4 होगा। क्यों 4 होगा,
divisor obtained in the last step is the required HCF. तो divisor क्या है? 4 आपका divisor है. Is it clear? So required HCF is 4. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप सब लोग. यस सर, कॉपी हो गया. ठीक है. अच्छा, एक और चीज Yes, मुझे sir, बोलनी हो थी. गया. कुछ अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि ऑनलाइन सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो विवेक सर के साथ कोऑर्डिनेट करके ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है ना. बट एक बार विवेक सर और को सर इन्फॉर्म होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन उनका IIT आश्रम में होना चाहिए. देन दे कैन कम एंड ज्वाइन द सेशंस. सर ये वीडियो यूट्यूब पे कब आएंगे सारे? यूट्यूब पे थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, क्योंकि वो भी प्रोसेस में चल रहा है ताकि हर एक इंसान अपने घर से अपलोड कर पाए. ठीक है, अपना मैं मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. आई विल सेंड इट टू देम, देन दे विल अपलोड इट. तो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उनके लिए भी. ठीक है. ओके, चलें आगे. अच्छा, अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा था, जो अब्बास ने भी मुझसे एज अ डाउट पूछा था. अब्बास, ऐसे सोचो आप, मान लो क्वेश्चन आपको ये था ही नहीं. क्वेश्चन एक सेकेंड, मान लेते हैं क्वेश्चन हमको ये था ही नहीं. हमको क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा था, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 420. समझ आ रहा है? आपको क्वेश्चन था फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 420. तो आपका यही प्रोसीजर चलता पूरा. यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल. अगर आपको बोल दिया जाए 4052 और 420 का HCF ढूंढो आप, तो आप यही पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करोगे. 4052 इज 420 इनटू समथिंग प्लस समथिंग, फिर डिवाइजर और रिमाइंडर लोगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर डिवाइजर रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप में, जो चल रहा है प्रोसीजर. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फाइनल इसका HCF क्या आएगा? 4 आएगा. अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा ये स्टेज से भी स्टार्ट नहीं होता. हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है. आपको बोला गया फाइंड HCF ऑफ 272 एंड 148. तो क्या चेंज हो जाता? कुछ भी नहीं. 272 और 148 यहीं से शुरू हो रहा है. देखो यही प्रोसीजर रिपीट होता, तो इसका HCF क्या आएगा? 4 आएगा. तो किसी भी स्टेज में, मैं यही बताना चाह रहा था आपको, किसी भी स्टेज के दो नंबर्स आप ले लो. जैसे यहाँ के दो नंबर्स क्या है जिन पे EDL लगा है? 12576 एंड 4052. ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? 4052 एंड 420. यहाँ पे क्या लगा है? 420 एंड 272. तो ये सारे नंबर्स का 272 एंड 148, फिर 148 और 124, फिर 124 और 24, समझे? फिर 24 और 4, इन सब का HCF आपका 4 होगा. सबका HCF 4 है. ठीक है. तो अगर आपको पैटर्न ऑफ नंबर्स दे दिए जाए, जैसे 12576 एंड 4052 का HCF निकालो, तो विल बी सेम एज, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ओलंपियाड में, क्वेश्चन ऐसा आएगा, HCF ऑफ 12576 एंड 4052 विल 4052 will be same as ऑप्शन दे दिया A, B, C और D. अब इन ऑप्शंस में क्या होगा? कहीं पे 420 और 272 लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा B ऑप्शन में कुछ, C ऑप्शन में कुछ, D ऑप्शन में कुछ. तो वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा जिसको EDL नहीं क्लिक होगा. ठीक है. बाकी बच्चे क्या करेंगे? हर एक का HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से. ठीक है, और नंबर्स बहुत बड़े होंगे. ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स होंगे, तो ये निकालने में ही 15 मिनट चली जाएगी आपकी. इससे बेटर क्या है? 4052 और 12576 का आप EDL लिख लेना,
और उसमें जो सेट ऑफ नंबर्स है वो ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करना, जो नंबर्स ऑप्शन में आ जाते हैं वो ऑप्शन पे टिक कर देना। वेरी सिंपल। मुझे लग रहा है आज के लिए थोड़ा डोज ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ बगल में ये भी चीज़ें लिख लो आप। मैं आपको पीछे का पेज दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिख लो। सो नोट दैट 4 इज नथिंग बट द HCF ऑफ 24 and 4, इट्स 124 and 24। तो इन सब का HCF भी 4 ही होगा। इसको नोट डाउन कर लें आप सब। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आप सबके पास 10th का NCERT है आपका? अब सेशन यहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ते क्योंकि अभी सेशन एंड होने ही वाला है, तो अभी बीच में एंड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे एक चीज़ बता दो, आप सबके पास NCERT है? सर सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी है। हाँ, सॉफ्ट कॉपी। नहीं सर, हार्ड कॉपी हार्ड। हाँ भाई, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी। PDF। बहुत हार्ड। चलो ठीक है ना, थोड़ा Hello. डिसिप्लिन मेंटेन रखना है आपको। हाँ, आगम को कुछ पूछना है। आगम सर वो मतलब ये जो EDL मेथड जो है उसमें रिमाइंडर यूज करके HCF फाइंड करना, मतलब इसका कुछ प्रूफ वूफ है या? हाँ, प्रूफ है। इसके नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें प्रूफ है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सी दिस इज प्रूफ। ओके, दिख रहा है स्लाइड? नहीं दिख रहा। No. शायद लोग नहीं है। हाँ ठीक है। आई गेस अभी नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना? नो सर। नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, प्रूफ से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर द टाइमिंग आपको क्या करना होगा मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको NCERT में पहली एक्सरसाइज आज जाके कंप्लीट करनी है अपनी,